बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनए के स्टूडियो से इफ्तिखार अहमद आपको खुश आमदेद कहते हैं। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, मोहतरम जावेद इकबाल साहब और लंदन से मोहतरम पीजे मीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। जी, कौन सी ख़बरें हैं जिन पर आज बात करना चाहेंगे बुखारी साहब आप? जी देखिए, एक तो इमरान खान साहब ने जलसा किया है, एक बिलावल भुट्टो साहब ने जलसा किया है पारा चनार में, और इमरान खान साहब ने किया कमालिया में। इसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, जो गुफ्तगू की गई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें काबिल एतराज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें अनगार्डेड हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। जी पीजे, आपके ख्याल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज प्रोग्राम में डिस्कस करनी चाहिए हमें? मेरा ख्याल है जी कि ये जो बदतमीजी का एक लेवल आ गया है, आई थिंक इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो इख्तलाफात तो रहेंगे, लेकिन ये ज़बान और हमारे जो फ्यूचर पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम क्या लेसन इनको दे रहे हैं, आई थिंक इस पर बहुत ज़रूरी बात जी जावेद। मेरा ख्याल है ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं या जिसकी तरफ पीजे ने इशारा किया, बदतमीज़ी हो रही है, ये क्यों हो रही है? जिस चीज़ के लिए हो रही है उसका नाम है नो कॉन्फिडेंस मूव। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वो नहीं हो जाती उस वक्त तक ये चीज़ें चलेंगी। तो हमें नो कॉन्फिडेंस मूव पे भी बात करनी चाहिए कि आज काफ लीग की तरफ शाह महमूद कुरैशी गए, आज लाइकली है इमरान खान साहब MQM के वफद से भी मिलेंगे। तो मेरे ख्याल तहरीक नो कॉन्फिडेंस पे भी बात करनी चाहिए हमें। फैज़, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ और मैं मुसलसल ये कहता आया हूँ कि जिसके पास 172 वोट्स होंगे वो जीत जाएगा। दूसरे लोग लाखों के जलसे करें या हज़ारों के जलसे करें, अच्छी ज़बान इस्तेमाल करें या बुरी ज़बान इस्तेमाल करें, किसी को जेल में डालने की धमकी दें या किसी को जेल से बाहर निकालने की बात करें, किसी के बारे में ये कहें कि उसको सियासत की अदबे नहीं आती और किसी को कहें कि वो हिंदुस्तान का एजेंट है, किसी को कहें कि वो फ़ौज को बुरा कहेंगे, किसी के बारे में ये कहें कि इनकी अगली जंग अदलिया से होगी, किसी के बारे में कोई कहे कि उसके नैपी किसने बदले थे, पहला नैपी बदलने वाला कौन था और आखिरी नैपी बदलने वाला कौन होगा। तो ये वो एक डिबेट है। जब तक इनके पास वक्त है ये डिबेट कर लें, लोगों को दिखा दें कि पाकिस्तान की सियासत में डेप्थ कोई नहीं है, पाकिस्तान की सियासत में इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं हो रही है। ये सारी गुफ्तगू अफराद दूसरे अफराद के बारे में कर रहे हैं। एक फ़र्द दूसरे फ़र्द के बारे में जो नफ़रत अपने ज़हन में रखता है, जो अपने दिल में कदूरत रखता है, उसका इज़हार हो रहा है। कल इसका एक और जलसा होगा, परसों एक और जलसा होगा, लेकिन मैं तो वहीं पे खड़ा हूँ। 172 वोट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा होने जा रहा है? क्या असद कैसर ऐसा होने देगा आने वाले दिनों में? असद कैसर कितनी बड़ी रुकावट है? असद कैसर क्या कर सकता है? और इसके बाद जो ये धमकी दी जा रही है शेख रशीद की तरफ से कि फिर वो आ जाएंगे, अगर मैंने धरने की इजाज़त न दी तो फिर वो आ जाएंगे, ये तो एक मसला है कि हर दफ़ा धमकी में दी जाती है फिर वो आ जाएंगे। तो ये गुफ्तगू मेरी समझ से तो बाहर है। मैं तो चूँकि डेमोक्रेसी में यकीन रखता हूँ, मैं बिल्कुल आई बिलीव इन द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर लोग ख़िलाफ़ हैं। अब होगा कैसे, ये मेरे दोस्त मुझे बताएंगे कैसे होगा और किस तरीके से देखते हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि आज हम बैठे हुए हैं हफ्ते को, फिर संडे है, फिर मंडे है। मंडे को मिलना है सुप्रीम कोर्ट ने भी और असेंबली ने भी। जी बुखारी साहब। जनाब देखिए, गुजारिश ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला तो मुझे लगता है हो गया है, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि खान साहब जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन मोड में चल रहे हैं। उनकी सारी तकरीरें जो हैं उनका अगर आप जिस्ट निकालने की कोशिश करें तो तीन चीज़ें सामने आएंगी। एक वही रेटरिक है जो वो पिछले 3.5 साल से इस कौम को ज़बानी याद कराने के चक्कर में है, और उन्होंने कौम को तो वो याद नहीं करा सके, लेकिन उनको और उनके साथियों को सबको वो अच्छी तरह से याद है। नतीजा उसका सिफर है, इसलिए कि वो जितने बड़े डाकू, चोर, लुटेरे कहते थे उनको, एक पैसे की करप्शन उनके ख़िलाफ़ अब तक ये साबित नहीं कर सके। जब यहाँ आ जाते हैं तो फिर अदलिया के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जब अदलिया को छोड़ते हैं तो फिर फ़ौज पे चढ़ दौड़ते हैं। ये जो तरीक़ा-ए-कार और तरीक़ा-ए-गुफ्तगू अपनाया है इमरान खान साहब ने, ये मुझे बता रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो तकरीबन ऑलमोस्ट तय है। आने वाले वक्त में मैं ये करूँगा, मैं इनको जेलों में डाल दूँगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं बाहर निकल गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा।
ये गुफ्तगू जो है ये यही कौमों को अनारकी की तरफ ले जाती है, जब आदमी कौम को सोबर लेसन्स देने की बजाय इंतकाम की सियासत के, दुश्मनों को जेलों में डालने की धमकियां देने पर उतर आए, तो फिर यही होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ने, जरदारी साहब ने भी आज एक जलसा किया है पारा चिनार में, और मैं बिल्कुल वसूख से ये कह रहा हूँ कि उनकी वो ज़बान नहीं थी जो वो आज तक इस्तेमाल करते आए। इसका ब्लेम भी मैं इमरान खान साहब के ऊपर डालूँगा कि उन्होंने ख़ुद ऐसी ज़बान इस्तेमाल की, और उनके साथी जो हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कौन कौन है जो बदज़बानी करते हैं, कौन कौन है जो गालियों पर उतर आते हैं, नंगी गालियों के ऊपर MNAs को, अक़लीती अमूर के MNAs को। तो उनसे किसी खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। वो इमरान खान साहब के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे, इमरान खान साहब को वीकन कर रहे हैं। तो आज की जो बिलावल की तकरीर है उसमें 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेरे लिए अलार्मिंग है। एक तो जो ये बूट पॉलिश की इस्तेलाह इस्तेमाल की, ये इमरान खान साहब ने की थी, आज बिलावल ने उसको इंतहा पे पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा वो तो बूट पॉलिश करते हैं, तुम तो बूट चाट रहे हो। ये ज़बान की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते खान साहब, ये आपने इजाद फरमाई है। ये तकिया कलाम, ये अल्फाजों का चुनाव, ये आपका है। दूसरी बात उसने कही, आपने आपके साथियों ने उसकी उर्दू का वो मजाक उड़ाया है कि कांपें टांग रही हैं से लेके क्या क्या कुछ नहीं कहा। आज उसके जवाब में जो कुछ उन्होंने कहा है खान साहब, यू शुड बी अलार्म्ड। मैं इसके हक में नहीं हूँ जो उन्होंने कहा, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा उर्दू मुझे तो 30 साल की उम्र में नहीं आती, आप तो 70 साल के हैं, उर्दू आपकी ठीक है। अब अगर इसका हवाला देने बैठा जाए कि बिलावल ने क्यों कहा है, तो वो उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब है जिसमें ख़ातिमुल नबीयीन अदा नहीं हो पा रहा था। तो ये सारी बातें ऐसी ही होंगी जब आप दूसरों को प्रवोक करेंगे। फिर आपने कहा, बिलावल ने कहा कि आपके 3 बच्चों को भी उर्दू नहीं आती, पहले उनको तो सिखा लें। अब ये देखें बात किस तरफ जा रही है। इसी से मैं हमेशा अपने प्रोग्रामों में, खान साहब गवाह हैं, जावेद गवाह है, ये कहता था कि ये लफाजी ना करें इस्तेमाल, क्योंकि बात फिर लोगों के घरों तक पहुंचेगी और पहुंच रही है। जी पीजे, ये बड़े अफसोस की बात है जो बुखारी साहब ने भी बात की है, इस लेवल पे हमें जाना नहीं चाहिए। और ये जहां हम जा रहे हैं, इसका आप कह लो कि आखिर कब है। लेकिन ये जो जलसे हो रहे हैं इफ्तिखार साहब, ये जलसे ये ऑपोजिशन को दिखाने के लिए नहीं हो रहे। ये जलसे वो कर रहा है इमरान खान अमेरिका को दिखाने के लिए कि उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, और वो वहीं उनको एक मैसेज दे रहा है कि तुम जो मर्जी कर लो। क्योंकि इस वक्त अमेरिका पूरी कोशिश करेगा, आज नवाज भी होते या जरदारी होते या कोई होते, और ये जो स्टांस इस वक्त हमने लिया है उसको डिरेल करने की वो पूरी कोशिश करते हैं। ये जी बता दें, हमारा थोड़ा सा रशिया की तरफ स्टांस भी जरा हमारे नाज़रीन को एजुकेट कर देना कि क्या स्टांस लिया उन्होंने। ये जी इस वक्त जो स्टांस है, आपको पता है कि इस वक्त हमने थोड़े से अंडे जरा ज्यादा रशियन बास्केट में डाल दिए हैं, और वो दूसरों को पसंद नहीं है। हमने जो उन्होंने पहले कहा था कि भाई हम ओपन डोर और बिल्कुल न्यूट्रल पॉलिसी रखेंगे, आई थिंक वो हमें करनी चाहिए। बिकॉज यहाँ हमने यूरोपियन यूनियन को भी क्रिटिसाइज किया है, अमेरिकन को भी किया है, और ऑफ कोर्स जो ये भी प्लीज बता दें किसने किया ये जी हमारी इस वक्त हमारे वजीर आजम ने किया। देखें जो फैक्ट्स हैं, जरा क्वालिफाई हो जाता है ना स्टेटमेंट ये बताने से कि किसने किया। नहीं, मुझे पता है आप इमरान सेंट्रिक हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े एक पर्सपेक्टिव के साथ। सो यहाँ एक ग्लोबल पॉलिटिक्स इसके अंदर आ रही है, और यहाँ ये ग्लोबल पॉलिटिक्स वाले पीजे, ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये ख्वाहिश का इजहार है कि इमरान को रिमूव कर दिया जाए। जी बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल पूरा, और उसको यहाँ इसको हटा के ताकि देन अमेरिका कैन हैव इट्स ओन वे। और इसीलिए तो वो इमरान जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं 3 स्टूजेस, ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ जो बात आती है कि इसको आप नेगेट किस तरह करेंगे, नेगेट आप उसी वक्त करेंगे आफ्टर, जिस तरह भी जावेद ने शुरू में कहा है ना, एक दफा नो कॉन्फिडेंस हो जाएगी ना, आपके सामने एक पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाएगी। अब फिर पिक्चर क्या क्लियर होगी, क्या एक पार्टी रोड पे आएगी और दूसरी पार्टी क्या कहेगी कि भाई गुड बाय फॉर यू एंड हेलो फॉर अस। जी जावेद, ये भी इसका पता चलेगा बात। अच्छा, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात ये कहूँगा कि मुझे नहीं समझ आती कि हमारे सियासतदान ये बार बार ये अमेरिका को और ये वेस्ट को हमारे अंदरूनी मामलात में क्यों इन्वॉल्व कर लेते हैं, और कितने क्यों श्योर हो जाते हैं कि इधर इक़्तिदार की चेंज वेस्ट की मन मर्जी के तहत हो रही है।
मैं टोटली डिसएग्री करता हूं। हम अपने गिरेबानों में झांकने की बजाय अभी जो हम बात कर रहे थे जिस बद अखलाकी की, हम जो अभी बात कर रहे थे कि इश्यूज पे बात करने की बजाय हम एक दूसरे को गाली गलोच के साथ खिताब कर रहे हैं। अगर आप पिछले 1 महीने की तकरीरें उठा लें, जब से इस हुकूमत को पता चला है कि नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही है, उस वक्त से टोटल पॉलिटिक्स इशू से हटके एक दूसरे को गाली गलोच तक ले गई है। कोई कहता है कि बूट पॉलिश की बात कर रहा है और बूट पॉलिश पे ही खत्म कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि हम अमेरिका और ये बूट पॉलिश करवाने के चक्कर में हम इस कौम के असल इश्यूज से अपने आप को क्यों उठा लेते हैं। हम अपनी गलतियों, कोताहियों, नाकामी, अपनी फेलियर्स, अपनी बैड गवर्नेंस और अपनी नाअहलियों को क्यों कवर दे रहे हैं कि हमें अमेरिका निकालना चाह रहा है। उसकी वजह यह है कि 3 साल जब पीछे आपने काम नहीं किया, जब आपने काम नहीं किया, तो जब आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आई तो आप अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हैं। आप इमरान खान 2.0 बनते जा रहे हैं। आपको यकीन हो गया कि आप आज नो कॉन्फिडेंस मूव में फेल हो रहे, नहीं जीत सकेंगे, आपका इक़्तिदार जा रहा है, तो आपने फिर फैसला किया कि मैं एक पॉपुलर स्लोगन बनाता हूं मजहब की आड़ में, और वो पॉपुलर स्लोगन क्या था? एब्सोल्युटली नॉट। और यार, सबसे पहले आप अपने गिरबान देखो कि 3.5 साल में आपकी कारकर्दगी क्या है। आपके एक रशिया के दौरे से यह बात क्लियर नहीं हो जाती कि आपने वेस्ट को खैरबाद कह दिया और अपने तमाम अंडे रशिया की बास्केट में डाल दिया। नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस। रशिया के साथ तो हमारा कोई किसी किस्म का ना अभी कोई पैक्ट है, ना हमारे कोई फाइनेंशियल डील्स हुई है, ना हमारा उनके साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है। हम एकदम कैसे कह सकते हैं? हमें यह देखना चाहिए कि ये बातें हो क्यों रही हैं। नहीं भूलना चाहिए, 97 भी नहीं भूलना चाहिए। 97 नहीं है, 2022 है पीजे, ये 2022 है। ये सोशल मीडिया का दौर है। आज की कौन छोटे से छोटे गांव में भी अवेयर है कि कौन किसके पीछे चल रहा है। आज क्यों आपकी पॉलिटिकल पार्टीज बार बार गेट नंबर 4 की तरफ इशारा कर रही हैं? चाहे वो इख्तिदार में है, वो रिक्वेस्टिंग कर रही है, तकरीरों में आ रही है ये बातें ना। मैं खुद तो नहीं कर रहा, और जो बाहर बैठे हैं वो न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, और जो इधर बैठे हैं तीसरा फरीक है वो सोच रहा है कि मुझे इशारा कम मिलेगा। और यार, आप अपनी पॉलिटिक्स इश्यूज पे करो, ना कि गाली गलोच पे करो। बस कर जो इस कौम को बेवकूफ बना। ख्वातीन हज़रात, आपने हमारे राय को बड़ा वाज़ेह तौर पे सुना, और कितने जज्बात गर्म हैं स्टूडियो के अंदर। और मैं समझता हूँ कि न जाने अगले 2 दिनों में क्या होगा, और उसके बाद जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें जज्बात की नौयत क्या होगी। मेरा तो सिर्फ़ एक सिंपल सा मसला है, अभी तक मेरी बात किसी ने भी नहीं की। ये 2-3 जलसों का तज़किरा जो हमने किया, एक पारा चनार में जलसा हो रहा है, एक जलसा अभी लाहौर 180H से निकल के जा रहा है, और एक आज कमालिया में हुआ। मेरी बात किसी ने नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं गुर्बत को ख़त्म करूँगा। किसी ने नहीं कहा कि मैं वादा करता हूँ मैं बेरोज़गारी को ख़त्म करूँगा। किसी ने नहीं कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊँगा। किसी ने नहीं कहा। इन तीनों जगह पे एक दूसरे के कपड़े उतारने की कोशिश की गई है। बस ये है अब तक की सूरत हाल। कब तक हम इसमें रह सकते हैं बतौर रियासत ज़िंदा, और कब तक हमारा माशरा तरक्की कर सकता है जब क़यादत का रवैया ये हो। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। मैंने वो कहा कि इन सारे इश्यूज़ पे हमारी बात नहीं हो रही, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि इफ्तिखार साहब, आप अजीब आदमी हैं, आप तो पढ़ते नहीं हैं, गालिबन आप तैयारी नहीं करके आते प्रोग्राम में। एक तो महंगाई मार्च हो रहा है, हमने तो नाम ही उसका, उस पार्टी ने महंगाई मार्च रखा है। ये बड़ी खुशी की बात है जी कि अगर एक पार्टी को इस बात का एहसास है कि महंगाई मार्च होना चाहिए 4 साल बाद, तो ये तो जावेद आप कहिएगा, मैं तो मुझे तो चूँकि बताया गया तो मेरे इल्म में नहीं था उसका नाम ही महंगाई मार्च है। चले जी, अगर उन्होंने महंगाई मार्च की बात की है, काश वो सब इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करें कि कौन सी चीज़ कैसे सस्ती करनी है, कब करनी है, क्योंकि गालिबन वो इक़्तिदार में आने वाले हैं और ये गालिबन इक़्तिदार से बाहर जाने वाला है। और ये इक़्तिदार से बाहर जाके क्या करेगा उसका अंदाज़ा मुझे उसके 3-4 जलसों से पहले हो चुका है। आज वो एक और खेल खेलनी उसने शुरू किया है, और आइंदा क्या करता रहेगा। मुझे डर है कि अल्टीमेटली ये कुछ ऐसी बातें ना कह जाए कि जो बाद में इसके लिए
बहुत सारे मसाइल कहीं पैदा न कर दें। जी बुखारी साहब। देखिए खान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये सारे अपनी अपनी लड़ाइयाँ तो लड़ते रहे हैं, अवाम की बात किसी ने नहीं की है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि महंगाई मार्च नाम रख लिया है, लेकिन किसी ने न दाल आटे चीनी की कीमत की बात की है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो जिम्मेदार हैं इस सारी के, ना उन्होंने की है। तो ये बात तो आपकी दुरुस्त है और इससे हम मुकम्मल तौर पर इतफाक़ करते हैं। मैं ये जलसों के अंदर जो फ़ॉरेन रिलेशन के हवाले से खान साहब बात हुई, अगर आप इजाज़त देंगे तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आपने किसी को मोदी का यार कहते हैं, आप किसी को इंडियन एजेंट करार दे देते हैं, लेकिन दुआएं आप मांगते रहे मोदी के इंतखाब मुंतखब होने की कि वो आएंगे तो कश्मीर का मसला भी हल हो फॉरेन जाएगा। पॉलिसी की तारीफ की है भी। और दूसरी बात ये है कि अभी तो हाँ, फॉरेन और पॉलिसी फिर की सबसे तारीफ की ऊपर आपने। ये, आप मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिसने हिंदुस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी को उन लफ्ज़ों में खराज तहसीन पेश किया है जो कोई पाकिस्तानी तस्वुर भी नहीं कर सकता। आगे चलिए, आप जब अपोजिशन में थे तो आप कहते थे इनकी ज़बान टूटती है कलबोसन का नाम लिए हुए, आप उसके वकील बन गए हैं। तो ये तो हाल है। अब आ जाइए दूसरी तरफ, जब आप थ्री स्टूडेंट्स कह के बुलाएंगे तो लोग आपको यहूदियों का एजेंट कहेंगे, मौलाना फजल रहमान कहते हैं। तो ये बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। आपने एब्सोल्युटली नॉट का स्लोगन लगाया आज अपने जलसे में कमालिया में, बिल्कुल ठीक है, मगर उसका जवाब क्या पेश किया था आपने कि जी अड्डे मांग रहे थे। मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका 5 दफ़ा कह चुका है कि आपसे किसी ने अड्डे नहीं मांगे, ना हम इंटरेस्टेड थे इसमें। तो मतलब यह है कि नारा ऐसा ज़रूर लगाएं खान साहब जो आप कैरी कर सकें, जो आप बेयर कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुदा के लिए जिस तरह खान साहब ने कहा कि यूरोपीय यूनियन को, अमेरिका को, जिस तरह पीजे ने कहा मत घसीटे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इसका ना पहले किसी को फ़ायदा हुआ है और ना आइंदा होने जा रहा है। बदतरीन मिसाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है, जिसको पाकिस्तान की डोमेस्टिक सियासत ने इसलिए बर्बाद और तबाह कर दिया कि वो इंटरनेशनल अरीना में इतना आगे चले गए थे कि बाय द टाइम ही लुक बैक इट वाज टू लेट। तो खान साहब आप भी प्लीज़। अच्छा खान साहब, मसला ये है कि हमने अपनी इखलाकी तौर पे इस लेवल पे गए कि हमने पूरी सियासत को इखलाकियात की तबाही की तरफ ले गए। हमने जो पहले बात कर रहे थे इश्यूज़ की, मैं आपको मिसाल ऐसे दूंगा कि हमारे हुक्मरानों को ये नहीं समझ आ रही कि इक़्तिदार या हुक्मरानी की ज़ुबान क्या होती है और अपोजिशन की ज़ुबान क्या होती है। मुझे अभी तक ये फ़र्क नहीं महसूस हुआ। मुझे आज भी वही इमरान खान नजर आ रहे हैं जो पिछले जवेद, मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ। असल में ये रवायत कहाँ से आई? जब एक MNA ने ला के एक बूट एक प्रोग्राम के अंदर ला के टीवी प्रोग्राम में ला के रख दिया, तो वहाँ से समझ आ गई थी कि ये सियासत में एक नई चीज़ जो आ रही है, जो एक नई एंट्री पैदा हो रही है सोच की, फिक्र की, तरबियत की, वो ये होगी। मैं आपको उससे भी पीछे ले जा रहा था। बात यह है कि हमने बदजुबानी की जो एक पिछले 10-12 साल से अपनी लीडरशिप में चीज़ें देखी है ना, उसका रिजल्ट क्या आया कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अगर आप नोट करें उनकी ज़ुबान में कोई तब्दीली नहीं आई। मौलाना फजलुर रहमान से नहीं उतरे, आप ये कह रहे हैं। देखें, मौलाना फजलुर रहमान एक अच्छे दीनी सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। आप ये देखें कि जिस नाम के साथ वो पहले पुकारते थे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि ये तमाम सियासी लोग आपके खिलाफ, आपको इक़्तिदार से अलहदा करने के लिए जमहूरी तरीके से इकट्ठे ना हो और कुछ ना करें, और जब वो कुछ करने लगे तो आपको अब तकलीफ हो रही है। जवेद एक सेकंड मैं रुकूँ। जवेद देखो, जलसे जुलूस करके वो उनको नहीं निकाल रहे थे। अब जो भी हो रहा था वो पार्लियामेंट के, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, पार्लियामेंट तरीका जमहूरियत पार्लियामेंट की लड़ाई को, पार्लियामेंट की लड़ाई को मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, मौलाना सड़कों पे लाए हैं। अब सड़कों पे लाके ये धमकी देते हैं शेख रशीद साहब के कोई और आ जाएगा, ये मुझे समझ नहीं मैं ये कह रहा हूं कि आपने बदअखलाकी और नफरत की सियासत का वो बीज बोया है कि आप एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। बदकिस्मती है हमारे जमहूरी निज़ाम की, जिसकी आज भी हम इस कौम के सामने बात कर रहे हैं और हम उसकी तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती क्या है कि हमारे जमहूरी लीडर अपनी तकरीरों में जितनी जमहूरियत के मुनाफी अल्फाज हैं, जितनी जमहूरियत से मुनाफी अदारे हैं, मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूं, एक सिर्फ लास्ट मिसाल, हम अदारों की बात कर रहे हैं और आज क्या बात हो रही है, जुडिशरी को टारगेट किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से
जुडिशरी करके अपनी मन मर्जी का फैसला लेने के लिए प्रेशराइज करने की बात है। ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत की खिदमत नहीं है। जावेद, एक बात और है कि पीजे आप क्या कहना चाहेंगे सारी सूरत हाल पे? बड़े आराम से देखें ना, बुखारी साहब ने बात बड़ी, एक मिनट, बुखारी साहब ने ये कहा है कि ये कह देना कि ये अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ साजिश इमरान खान के साथ जो साथी हैं उनकी वजह से हुई। मैं जिन लोगों के पास इमरान खान अब भागे भागे जा रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं, ज़ाती तौर पे मुझे मिलके कहते हैं कि सर हम 2-2, 2.5 साल तक इंतज़ार करते रहे कि हमें ये इंटरव्यू का टाइम दें, और ये इंटरव्यू का टाइम तक नहीं देते थे। तो जब आप इस किस्म की सियासत करेंगे, ये पॉलिटिक्स है, ये पार्लियामानी जमहूरियत में आप डिक्टेटर नहीं होते, भला आप कितने ही पॉपुलर लीडर क्यों ना हो। पार्लियामानी जमहूरियत की कुछ कमज़ोरियाँ हैं, और वो एक कमज़ोरी ये भी है कि जो आदमी इलेक्ट होकर आता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो तवक्को करता है कि प्राइम मिनिस्टर उसकी सुनेगा। आप इस पर पीजी क्या कहते हैं? देखें, नंबर 1, जितनी एक्सेसिबिलिटी एक मिलिट्री डिक्टेटर देता है मीडिया को, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी डेमोक्रेट ने दिया है। अगर जो डेमोक्रेट देता है वो अपने फेवरेट्स को देता है, वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं देता। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, एंड आई एम प्रिवी टू इट, यू नो, ऑल द वे थ्रू। अब बात आती है कि देखो, हर एक को फेवरेट बन जाते हैं, कोई साथ चलता है, कोई नहीं चलता है। बट यहाँ हमने जो एक रवायत ये जो देखी है आज, जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखें ये जो बद अखलाकी, आज देखो बिलावल क्या बात कर रहा है, शहबाज ने क्या बात कर दी, हमजा ने क्या बात कर दी, इमरान क्या बात कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन इज कि इट इज नॉट, जब हम ये बुखारी साहब बात कर रहे हैं इंटरनेशनल साजिश की, ये इमरान के खिलाफ नहीं है, ये नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं है, ये जरदारी के खिलाफ नहीं है। उनको एक खित्ते का अपना इंटरेस्ट है, इनके साथ कोई नहीं है। उनको सिर्फ चाहिए आदमी के जो उनके बैक एंड कॉल पे काम करे, और यही हमारी लीडर्स के साथ हाल हुआ है। जिसने नहीं किया आपने उसको निकाल दिया, आपने उसको डिसमेंटल कर दिया। फिर मेरा एक सवाल है आपसे, क्या उस्मान बुज़दार की अपॉइंटमेंट इमरान खान ने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ की थी? नहीं, देखें, बात सुने, इसकी वजह से आज उनके इक़्तिदार को सबसे ज्यादा खतरा हुआ है, और हर जलसे जुलूस में उसकी अपॉइंटमेंट डिस्कस हो रही है। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आपके जो फोर्सेस होते हैं इसका एडवांटेज लेते हैं। आई एक्सेप्ट दैट, क्योंकि अगर आप डिलीवरेंस मोड में नहीं होते हैं तो आपने जो भी बात कही है, तो फिर गवर्नमेंट पे तनकीद आती है, और जब तनकीद आती है तो फिर उसके बाद आपके जो बाहर के, आप कह लो कि आपके जो एडवर्सरीज होते हैं वो इसका एडवांटेज उठाते हैं। आज सारे बुज़दार का एडवांटेज उठा रहे हैं, इसको निकालो भाई, इसको ये कर दो, उसने बेड़ा कर दिया। कहानी और है, कहानी बुज़दार नहीं है, कहानी और है, लेकिन बुज़दार एक लिंक है, और इस लिंक को हमेशा आप देखोगे कि अपने भी, मेरे पास तो पीटीआई के एमपीएस आए, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को बताया, मैंने नाम लेके बताया कि ये एमपीज बड़े डिसिडेंट्स हैं, ये खुश नहीं है बुज़दार साहब के साथ। व्हाट डू यू इंटेंड टू डू? ही सेज बुज़दार इज गोइंग टू स्टे। वेल, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही कैन से व्हाट ही लाइक्स, बट द क्वेश्चन इज, इसका जो फिर ऑपोजिशन भी इसका फायदा उठाती है, और फिर आपके एक्सटर्नल फोर्सेस भी इसका फायदा उठाते हैं। हमारी बड़ी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। हम जाके मेजर इश्यूज के ऊपर फिर हम एक मायोपिक इशू डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। पीजे मुझे इजाज़त है कि मैं अब ब्रेक पे चला जाऊं इस सेगमेंट में। जरूर। अच्छा, आप ये जो बात कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पार्लियामानी जमहूरियत में होते हैं, भला आप कितने भी पॉपुलर लीडर हों, लोग आपके नाम की तस्बीह पढ़ते हों, लोग आपको फूलों में रखते हों, आपके गले में फूलों के हार डालते हों, जो ये MNAs MPs होते हैं, ये भी अपने इलाके से मुंतखब होकर आते हैं, इनके मसले मसाइल होते हैं। तो जब आप इनसे बात ही करना पसंद न करें, जब आप इनको इंटरव्यू न दें, आपका स्टाफ जो था प्राइम मिनिस्टर हाउस का, वो जिस तरीके से इनको ट्रीट कर रहा था, उसका रद्द-ए-अमल तो होना था। आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें तो बच्चे आपके साथ उलझ जाते हैं, और ये तो फिर एक सिस्टम होता है पार्लियामानी जमहूरियत का, जिसके नतीजे में लोग उलझ गए हैं। और अब उनके पास जाने का फ़ायदा क्या है? आपके सामने हो रहा है। ये MQM के साथ कितनी मुलाकातें हुई हैं, परवेज अली के साथ कितनी मुलाकातें हुई हैं, आपके सामने सारा कुछ। सो वन ऑफ द रीज़न इज़ नॉट दिस के कोई अमेरिका इसके खिलाफ हो गया तो ऐसे कोई बुरे हालात आ गए हैं। बहरहाल मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ख्वातीन साथ जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक ख्वाजात। इमरान खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं। कल उन्होंने कल या परसों रात मुलाकातें की हैं एंकर्स के साथ, और उसमें उन्होंने ये ख्यालात का इजहार किया है। हम ख्याल एंकर, प्लीज़, एंकर तो हम भी है ना, हम ख्याल एंकर के साथ मुलाकातें की उन्होंने। चले जी, अब हम ख्याल, इस मुल्क में सियासत भी होती है, चले हम ख्याल एंकर भी होते हैं। अब वो एंकर मुझे अभी ट्वीट करेंगे मेरे खिलाफ ठाठा, चलें भुगतूंगा मैं। बुखारी साहब ने कहा, मैं इनकी बात को इनकार तो नहीं करता। तो उन दोस्तों से उन्होंने ये तासर दिया कि कोई बात नहीं, अब मैं बाहर चला जाऊँगा और फिर मैं बहुत सख्त टफ टाइम इनको दूंगा। अब देखते हैं कि वो सख्त टफ टाइम किस के कहने पर देते हैं, क्योंकि बकौल पीजे अमेरिका तो उनको पसंद नहीं करता, तो फिर उनको दुनिया में कौन पसंद करेगा। पीजे फिर क्या होगा अगर वो टफ टाइम देंगे, तो टफ टाइम से पाकिस्तान में जो खिंचाव और बढ़ेगा, उसका फ़ायदा किसको होगा? अमेरिका को होगा, हिंदुस्तान को होगा, या पाकिस्तान के अवाम को होगा? हम एक पॉन है। आज आपका अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रॉक्सी वॉर और प्रॉक्सी प्रोपेगेंडा के लिए अगेंस्ट चाइना। द क्वेश्चन इज कि हमें भी इस्तेमाल किया हुआ है और हमें इस्तेमाल रेगुलरली किया हुआ है। अब एक आदमी खड़ा हो गया अमेरिका के कि भाई इनफ इज इनफ, तो ये मैं समझता हूं चाइना के डॉक्यूमेंट जो हैं पे सीपैक की, वो किसने दिए आईएमएफ को? देखें, आपका क्या ख्याल है? आईएमएफ इमरान खान साहब के हुक्म पर हमारे वजीर, उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर साहब ने पेश की। सर, मुझसे पूछ लीजिए। अच्छा, मैं आपको एक बात नजर बताना चाहता हूँ सर, मुझे इजाजत दे दें प्लीज। लेकिन पीजे कुछ कह रहा है, लेट हिम फिनिश द वर्ड। जी पीजे। देखें, ये बुखारी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, असद ने किया है, लेकिन बात सुने, सीपैक को जो लोग समझते नहीं है, जो झटका पड़ रहा है और पड़ा है, वो जब चाइनीज आए थे यार, वो 120-110 डॉलर पे आए थे। आज आपका डॉलर किधर चला गया हुआ है? वो तो मार खा गए, लेकिन हम अभी भी पैसे दे रहे हैं उनको, अभी भी हम उनको पैसे दे रहे हैं। एग्रीमेंट से मुकर जाओगे? आपका मेरा कोई एग्रीमेंट हो जाए और प्राइसेस से बदल जाए तो मुकर जाया करोगे? नहीं मुकरेंगे, यही तो चीज है। इसलिए कहते हैं सॉवरेन गारंटी है। अमेरिका का हवाला चूंकि आया है, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। हमारे यही अजीम प्राइम मिनिस्टर साहब जब गए थे अमेरिका के दौरे पर, ट्रंप से मिले थे, तो 2-3 उनके अपने कोट में आपको सुना दूं। एक तो उन्होंने कहा था, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। याद है आपको? वो कहने कामयाब आया। आगे सुने जरा। उन्होंने कहा, मुझे ट्रंप ने कहा है कि मैं इंडिया और आपके बीच सालसी के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात थी। ठीक। दूसरी बात उन्होंने कही कि उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि आप ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक कराएं। तीसरी जिम्मेदारी उन्होंने लगाई है कि आप सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात ठीक कराएं। तब तो इस अमेरिका से बेहतर कोई नहीं था, आप वर्ल्ड कप जीत के आए थे वहाँ से। अब चूंकि उनका प्रेसिडेंट जो है नया आ गया है, उधर थोड़ा बिजी हैं, रूस के साथ जंग चल रही है उनकी नेटो के हवाले से, तो उन्होंने फ़ोन का टाइम आपको नहीं मिला, तो वो आप अचानक उनके खिलाफ बोलने लग गए हैं। मुझे एतराज़ ये है कि जो वर्ल्ड लीडर होते हैं, जो लीडरशिप जो है, जो नेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके अंदर अपना कदकाठ रखते हैं, वो अपने लफ्ज़ों का बहुत पास करते हैं। खान साहब, आपको मालूम है एक ऐसा लीडर जिसने जान दे दी अपने लफ्ज़ों जी? जावेद, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया मेरी बात को। ऑब्वियसली वो जान दे दी, और हमें पता है, तारीख में लिखा हुआ है। मतलब इशू इसका ये नहीं है। नहीं जावेद, इसमें इसका इशू बहुत साहब ये नहीं है कौन जान देगा। मेरे नज़दीक तो इशू इसका बहुत गंभीर है। मैं कह रहा हूँ, आप जलसे करो, जुलूस करो, जो मर्जी करो, चीज़ें जो पार्लियामेंट में तय होनी है वो पार्लियामेंट में तय करो। सड़कों पे ना ले, बराए मेहरबानी सड़कों पे ना ले जाओ, ना ले जाओ, ना ले जाओ। कल कोई हादसा हो गया तो तुम सब जिम्मेदार होगे, कौमी नुकसान होगा, सब जिम्मेदार होगे। कोई फिर किसी पर इल्जाम तराशी नहीं कर सकेगा। सबको समझा दे रहा हूँ, आपके समझाने से कुछ नहीं होना, इसलिए कि आप जितना मर्जी इधर कहते रहें, इन्होंने अपनी सियासत अपने तरीकों से ही करनी है, चाहे वो अपोजिशन है चाहे हुकूमत है। क्यों कि इस वक्त उन दोनों के ऊपर अपने अपने सेट ऑब्जेक्टिव हैं। एक को इक़्तिदार में आने के लिए, एक को इक़्तिदार से उतारना है, दूसरा अपने आप को तरीके से पार्लिमानी तरीके के। जवेद, मैं आपको थोड़ा सा करूं तो आपको भी वक्त भी 1 मिनट ज़्यादा दे दूंगा। अब जो इक़्तिदार से किसी ने उतारना है, ये तो पार्लियामेंटी फैसला, पार्लिमानी तरीके इसके मुताबिक। तो मुझे बताएं कि आप समझ रहे हैं कि जो सूरत हाल है, बहुत सारा आपको भी शामिल कर रहा हूँ इस बहस में, क्या आप समझते हैं कि फिर एक अर्ली इलेक्शंस की तरफ भी हम जा सकते हैं? अच्छा, इसमें ना इफ्तिखार साहब, मुझे बिल्कुल कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पाकिस्तान में 2022 में ही इलेक्शन होने, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। चाहे एक सेकंड, चाहे नो कॉन्फिडेंस मूव आपकी कामयाब हो या ना हो। ये बहुत साहब जी, मैंने इसमें ये अर्ज़ करना है कि ये ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ ना, हमारी ख्वाहिश है ये, इस मुल्क का ज़िम्मेदार मिनिस्टर जो है, वज़ीर दाखिला,
उन्होंने एक तो ये इशारा दिया है कि जी हमारे लिए इलेक्शन में जा सकते हैं। जो दूसरा काम वो कर रहे हैं उस पर मुझे मेरी रिजर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया ना कि अगर आपने यहाँ आके जलसा किया तो वो आ जाएंगे, खुदा के वास्ते वो ने अब फैसला कर लिया। बड़ी एक सॉलिड इंफॉर्मेशन के साथ बात करता हूँ, ये जितने हुकूमती हलकों की तरफ से ये जो दो बातें हो रही हैं ना कि सितंबर में बजट के बाद अक्टूबर में इलेक्शन करवा लें, अगर हम कन्फ्रंटेशन की तरफ गए तो वो आ जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को इंगेज करके नो कॉन्फिडेंस मूव को डेविएट करने वो तो के प्रोसेस लिए था ही करी यार, उसमें तो दूर की बात नहीं है। इसलिए जो अपोजिशन है वो उनकी इन दोनों बातों में कहीं नहीं आ रही। उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव करनी है, इसमें कोई दूर नहीं। लास्ट पार्ट पीजे, क्या आप समझते हो कि पाकिस्तान को एक फौरी जल्दी इंतखाबात की जरूरत पड़ रही है? देखिए इंडिकेटर तो शेख रशीद साहब ने दिया है। शेख रशीद को छोड़ो, शेख रशीद छोड़ो, आपका मौकफ क्या है? आप क्या फील करते हो एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? देखिए एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर यहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा ख्याल है कि शायद ये वजीर आजम शायद रिजाइन कर जाएं, और ये रिजाइन अगर कर जाते हैं तो देन ही माइट आस्क फॉर जनरल इलेक्शन। प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व भी कर सकता है, उसके पास पावर्स हैं, वो असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकता है। सो आपके पास बड़े ऑप्शंस हैं। जो सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, let us wait for another 48 hours. Let us wait for another 48. इफ्तिखार साहब, जिस तरह की हमारी सियासत में खिंचाव आ चुका है और जिस लेवल की हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप जा चुके हैं, उसमें आप वाली बात के अर्ली इलेक्शन के अलावा वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन व्हिच कैन सक्सीड टू दिस कंट्री ऑन द पॉलिटिकल। कब इलेक्शन होते हैं, कैसे इलेक्शन होते हैं, आपको पता लग ही जाएगा। ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं बस चिपके रहेगा टीवी के साथ, कोई काम काज नहीं कीजिएगा। पता नहीं स्टॉक एक्सचेंज का क्या, नहीं स्टॉक एक्सचेंज तो बंद ही होगी, इतवार को तो बंद होती है। मंडे को देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, जब सुबह खुलेगी तो शुरू हो जाएगी इस्तेमात, और उसके बाद मैं खाली संडे को है ना तकरीर कल जी इमरान साहब की कल है ना, तो परसों पता लग जाएगा। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। बहुत साहब मुझे बता रहे थे अभी ब्रेक में कि वो एक जो काफिला है, जो जुलूस है, जो एक लश्कर है, और पता नहीं क्या फिक्र इस्तेमाल करना मुनासिब होगा, वो लाहौर से निकल पड़ा है। कहाँ तक पहुँचा है अभी तक? ये फिरोजपुर रोड मतलब चल पड़े हैं टाउन से और उधर से वो DI खान से वो चल पड़े। खान साहब, मैंने तो बस सिर्फ इस पर एक बात करनी है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब को दूसरा बड़ा चैलेंज है, एक तो खैर अपोजिशन से एज सच है, दूसरा एलाइज का है। एलाइज में अभी तक किसी भी तीनों एलाइज में से किसी एक ने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि खान साहब हम आपके साथ खड़े हैं। हर बंदा उनसे कह रहा है जी 2 दिन ठहर जाए, हम 2 दिन बाद बताएंगे आपको। ये भी उनके लिए कोई अच्छा ओमन नहीं है खान साहब। जी पीजे सर, एलाइज उनके साथ हैं, और जिस तरह मैंने कल आपको कहा था कि अंडर करंट्स बहुत चल रहे हैं और ये अंडर करंट्स अभी चलते रहेंगे। और जो आपने कहा ना 72 घंटे, ये 72 घंटे की रात को आपको पता चल जाएगा कि ये जो घोड़ा है ये कहाँ बैठा है। सो इस पे आप थोड़ा सा सब्र दिखाएं थोड़ा। ओके जी पीजे, अपना जनाब जावेद साहब। इफ्तिखार साहब, अलाइज मैं समझता हूँ कि वेट एंड सी की पॉलिसी के तहत उन्होंने अपोजिशन के साथ कमिटमेंट्स कर ली हैं, उन्होंने हुकूमत के साथ नहीं जाना, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, ये जो मार्च की बातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ ये सारे मार्च जब अपने मंतकी अंजाम पे पहुँचेंगे, उसका सिर्फ और मकसद एक है, और वो मकसद है हुकूमत को इतना प्रेशराइज किया जाए कि शायद नो कॉन्फिडेंस मूव से पहले इमरान खान खुद रिज़ाइन कर दें। दूसरा, इतना प्रेशर रहे कि नो कॉन्फिडेंस मूव में जो गैर पार्लिमानी तरीक़ाकार अगर स्पीकर या हुकूमत अडॉप्ट करना चाह रहा है उससे रोका जा सकता है। अब आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, चूँकि बात हो रही थी खात्मे पे एलाइज की। अब एलाइज की जैसे मैंने आपको कहा कि पहले तो उनको वक्त नहीं मिलता था, मैं लियाकत क्या नाम है, लियाकत साहब हैं इनके, मैंने क्या नाम है उनका पूरा, लियाकत किनके, PTI के जो लियाकत साहब हैं, वो एंकर भी हैं, बड़े मशहूर आदमी हैं, आमिर लियाकत साहब को वक्त नहीं मिल रहा था। वो फिर एक दिन वक्त मिल गया, वो उसने ख्याल भी नहीं किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ। वो एक ऐसी शर्ट पहन के चला गया जो नॉर्मली मैं समझता हूँ एथिक्स के ख़िलाफ़ है,
जो रवायात होती हैं कि किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए उसके दफ्तर में जाके इस किस्म की शर्ट पहन के नहीं जाना चाहिए। बहरहाल उसको मिल गया वक्त, और साथ उनकी अपना मोहतरम खातून भी थी, जो उनकी घरवाली है वो भी थी। वक्त ऐसा भी आ गया। आज क्या हुआ, आज डेलीगेशन आया, कुछ देर के लिए कहा जाता कि परवेज़ अली साहब बैठे, फिर परवेज़ अली साहब की ये क्या कि मुझे कुछ मसरूफियत है घर में, वो चले गए और डेलीगेशन जो है उनके बाकी दोस्तों के साथ गुफ्तगू करते चला गया। मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ 2 लाइनों के साथ जो परवेज़ अली ने कही, ड्रामे के किरदार तब्दील होंगे, ड्रामे के किरदार तब्दील होंगे, हांडी पक चुकी, आधी बट चुकी, आधी बांटी जा रही है। सियासत में इस्लाम को लाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। मुझे और मेरे साथियों को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।